नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस पर। और दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 11th क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 11th क्लास के मैथ में हम लोग को सिलेबस क्या है ना, और कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न 11th क्लास में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास 11th क्लास का बुक का, अगर एनसीईआरटी छोड़ के दूसरा प्रकाशन का बात करें, केसी सिन्हा का बात करें, तो उसमें हम लोग को दो वॉल्यूम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एनसीईआरटी का बात करें तो दोनों किताब आपको साथ में ही होता है ना। तो आपको मैं केसी सिन्हा बुक के अकॉर्डिंग जो है बात बता रहा हूँ। 11th क्लास मैथ सिलेबस में हमारा दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 से जो हमारा प्रश्न पूछता है वो 66 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितने नंबर का? तो पार्ट 1 से हमारा प्रश्न पूछता है 66 नंबर का। और 66 नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है ना, उससे और कितने नंबर का और सभी 66 नंबर को डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला होता है, टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन सबसे पहला टॉपिक का नाम है ना, जिसको संबंध और फलन कहते हैं। रिलेशन का हिंदी संबंध हो गया, फंक्शन का हिंदी फलन हो गया। यहाँ से हमसे 29 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 29 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसी में 29 नंबर में ही हम लोग को अलग अलग अगर टॉपिक को बांटा गया है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सेट थ्योरी। क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी जिसको हम समुच्चय सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, एक नया टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, और अभी मैं इसी वीडियो में इसका चर्चा भी करूंगा। ठीक है, दूसरा है रिलेशन, है ना। तीसरा है हम लोग को इसी में फंक्शन, जिसको हम फलन कहते हैं। और चौथा हमारा है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप 11th क्लास का ट्रिगो नहीं पढ़िएगा तो आपको फिजिक्स और मैथ 12th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो कम से कम अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो ट्रिगो तो जरूर पढ़ना होगा, त्रिकोणमिति आपको जरूर पढ़ना होगा 11th क्लास में। ठीक है, उसके बाद हमारा रिलेशन फंक्शन के बाद हमारा आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणित। इससे भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है 37 नंबर का, और ये हमारा बहुत लंबा पोर्शन है गणित का। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना, बीज गणित में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। इस संख्या में हमारे पास वास्तविक और काल्पनिक संख्या सम्मिलित होता है ना, जहाँ पर दोनों संख्या जब वास्तविक और काल्पनिक आपस में मिल जाता है तो इसी को हम समिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा में ही हमारा तीसरा टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, और आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में आता है लीनियर इनक्वालिटीज, जिसको हम रैखिक असमता कहते हैं। लीनियर इनक्वालिटीज जिसको हम रैखिक असमता कहते हैं। और हम लोग को इसमें समीकरण में बड़ा और छोटा का चिन्ह जब शामिल किया जाता है तो उसको हम रैखिक असमता कहते हैं। जैसे आपके पास 2x प्लस 3y, अगर इसी को ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इस प्रकार से लगा देता है तो इसका नाम हो जाता है रैखिक असमता। इसको हम रैखिक असमीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग क्रमचय और संचय कहते हैं। ये हम लोग को पढ़ना है, अलजेब्रा के अंदर ही इसको पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम होता है, द्विपद प्रमेय होता है। ठीक है, द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम, इसको भी हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी आपको पढ़ना है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कुछ बात इससे, जैसे एपी आपने पढ़ा है, श्रेणी का नाम सुना होगा 10th क्लास में, है ना। समांतर श्रेणी, तो श्रेणी जो है हमारा यहाँ है हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। आपको समांतर श्रेणी 10th क्लास में ही पढ़ा दिया गया है, बाकी दो श्रेणी जो है आपको यहाँ पढ़ना है। इसके बाद हमारा आ जाता है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 से हमारे 34 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 से जब 66 नंबर है तो वॉल्यूम 2 से हमारा क्या होगा, 34 नंबर। और यहाँ से शुरू होता है वॉल्यूम 2। सबसे पहले हमारा शुरू होता है जिसका नाम है टॉपिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये 11th क्लास में बहुत विस्तार से है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आपको कुछ 2D है और 3D है। मतलब आपने 10th क्लास में 2 डायमेंशन वाला पढ़ा होगा, मतलब एक सच और वाई अक्ष। जिसमें एक सच और वाई अक्ष होता है उसको हम 2D कहते हैं, द्विविमीय कहते हैं। और जिसमें 3 अक्ष होता है, एक्स वाई और जेड,
उसको हम त्रिविमीय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को त्रिविमीय पढ़ना है और यही 12th क्लास में भी हम लोग को 3D पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते तो हमारा चौथा आता है, हाँ, हमारा चौथा टॉपिक आता है कैलकुलस, जो यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? 6 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन 12th क्लास में कैलकुलस का जो आपका इसका महत्व है, ये पूरे 44 नंबर का 12th क्लास में पूछा जाता है, 44 नंबर का, है ना। इसीलिए कैलकुलस को जो है गणित का दिल कहते हैं, हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो नंबर पूछने का जो नंबरिंग है बहुत हाई है। 44 नंबर के मतलब समझ रहे हैं, लगभग लगभग आधा मैथ ही हो जाता है 100 नंबर में। कैलकुलस में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिमिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिमिट। उसके बाद में हम लोग को डेरिवेटिव पढ़ना है, जिसको हम अवकलज कहते हैं। इसी से बनता है डिफरेंशिएशन, अवकलन बनता है ना, जिसका प्रयोग फिजिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचना आपको पढ़ना है, 3 नंबर का इसके बाद पढ़ना है। इसके बाद स्टैटिक्स आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में नाम सुना ही होगा, स्टैटिक्स जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, यहाँ पढ़ना, लेकिन उससे थोड़ा सा उच्च लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। यहाँ से भी हमारे पास 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम 6 नंबर के पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी, तो इस प्रकार से पूरा जोड़ के टोटल हमारा कितने 100 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 100 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ही मैं सिलेबस का जानकारी बताया, और आपको मैं बता दूं कि सिलेबस आपका है, सिलेबस को आपको एक बार बहुत बढ़िया से कॉपी में लिख लेना है ना, क्योंकि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को ही जानना है, तभी तो पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और एक बात बता देता हूं आपको, अगर आपका 11th क्लास का मैथ ठीक ठाक है, आकर आपका 11th क्लास का मैथ ठीक ठाक है, तो आप आने वाला समय है जिसमें आपका 12th क्लास होगा, जिसमें आपका मान लीजिए 12th के बाद एयरफोर्स नेवी का आप फॉर्म भरिएगा, थल सेना और जल सेना अगर बनना चाहते हैं, तो सभी एग्जाम में आपसे सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक से पूछा जाता है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि टोटल से ही आएंगे, लेकिन इसमें से अधिकांशतः टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं आपको एयरफोर्स और नेवी में। तो अगर आपको एयरफोर्स नेवी में जाने का सपना है, फोर्स बनने का सपना है, तो आपको 11th क्लास का मैथ और 11th क्लास का फिजिक्स को कहते हैं, आपको बहुत बेहतरीन करना होगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़कर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेली आपको मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहा, है ना। आइए सबसे पहले हमारा सिलेबस में था सेट थ्योरी, यानी पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेट थ्योरी। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी बुक या केसी सिन्हा किताब का बुक पकड़िएगा तो उसमें देखिएगा तो सबसे पहला जो है आपको सेट पढ़ना है, जिसको हम समुच्च कहते हैं। आइए हम समझते हैं समुच्च क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, सेट, सेट का नाम सुना होगा, जैसे कि कपड़ा का सेट। कपड़ा का सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि शर्ट, फुल पैंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होता है। आपको नाम सुना होगा बर्तन का सेट। तो बताओ बर्तन का सेट में क्या होता है? बर्तन का सेट आपने देखा होगा, उसमें क्या है कि तसला है, कुकर है, थारी है, लोटा है, चम्मच है, गिलास है। तो इस सभी जो हो गए वस्तुओं का जो समूह जो बन रहा है ना, उसी को हम सेट कहते हैं। देखो सेट का हिंदी क्या होता है? समुच्च। और समुच्च का मतलब यहाँ पर समझो समूह। समूह मतलब क्या? वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का संग्रह। किसका संग्रह? वस्तुओं का संग्रह जब होता है, लेकिन हाँ कोई भी वस्तु उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही वस्तु जो है कई बार जमा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या बोले कि कपड़ा का सेट आपको मिला, 5 खाली शर्ट दे दिया, तो कोई क्या कपड़ा का सेट होगा? नहीं ना। उसी प्रकार से बर्तन का सेट अगर है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ दे दिया थाली, तो क्या वो बर्तन का सेट होगा? नहीं होगा। उसमें सारा वस्तु अलग अलग होगा। अगर थाली है तो एक थाली होना चाहिए, है ना, चम्मच होना चाहिए, कलछुल होने, बहुत सारा मतलब कि जो भी उसमें आते हैं बर्तन के सेट में, वो सारा चीज रहेंगे। तो यहाँ सेट कहने का मतलब, समूह कहने का मतलब हुआ वस्तुओं का संग्रह, लेकिन जो वस्तु संग्रह उसमें होगा उस सभी वस्तु जो है आपको अलग अलग होगा। ठीक है, कैसा होगा? तो अलग अलग होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना। कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी वस्तु को अगर हम जमा करें तो उस वस्तु में सब वस्तु का गुण अलग अलग होना चाहिए,
है ना। कोई भी वस्तु जैसे हम संख्या को जमा किए 1 से लेकर 5 तक, तो 1 का वैल्यू अलग है, 2 का वैल्यू अलग है, 3 का वैल्यू अलग है, 4 का वैल्यू अलग है और 5 का वैल्यू अलग है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि सभी वस्तु का वैल्यू अलग अलग है। इसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम सूचित करते हैं। सेट को अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सेट को सूचित कैसे करते हैं, तो सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है। सेट क्या है? तो सेट वस्तुओं का संग्रह है, सेट संख्याओं का संग्रह है, सेट वर्णमाला का संग्रह है, लेकिन जो भी उसमें संग्रह होगा सब अलग अलग होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट शब्द का खोज जो है जॉर्ज कैंटर नामक जर्मनी गणितज्ञ ने किया था। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन के गणितज्ञ हैं, उन्होंने ही सेट का खोज किया था। त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करते समय इसका खोज किया गया। जरूरत की पड़ा कि कोई भी प्रश्न जब हल कर रहे थे तो उनको लगा कि बहुत सारा का मान जो है एक ही मान वाला कई वस्तु आ रहा है, या तो बहुत सारा मान को इकट्ठा जब करने की जरूरत पड़ा तो उन्होंने मंझली कोष्ठ के अंदर जो है सभी संख्याओं को जमा किया, और जब इन्हीं को जमा किया तो उसका एक नाम दिया गया कि इस सेट है। क्या है? सेट है। तो जॉर्ज कैंटर ने सेट शब्द का खोज किया, यानी कि सेट का फादर कौन हो गया? जॉर्ज कैंटर। ठीक है। जो जर्मनी गणितज्ञ है, जर्मन के गणितज्ञ है। ठीक है। मैथमेटिशियन कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अभी आपको हम बताया। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो भी वस्तु उसमें संग्रह होगा सभी वस्तु अलग अलग गुण का होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। ठीक है। यहाँ पर देखिए ए, इसका नाम है सेट ए। क्या नाम है? इसका नाम है सेट ए। सेट ए कहने का मतलब हुआ कि इसमें अवयव 1 2 3 जामा है। यहाँ पर संख्याओं को संग्रह किया गया है, तो जब भी संख्याओं को समूह बनाया गया है तो इसका नाम हो गया सेट। ठीक है। सुपरिभाषित कहने का मतलब सब अलग अलग है। ठीक है। आपको पूछेगा बताओ सेट में जो है हम लोग कौन सा कोष्ठ का, कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, तो मंझली ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग करते हैं सेट में। यहाँ पर देखिए ABCD है तो मंझली ब्रैकेट है। अब जो सेट के अंदर ही है इसको कहा जाता है अवयव। क्या कहते हैं इसको? अवयव हम कहते हैं। तो समुच्चय ए का अवयव का बात करेगा, किसी भी सेट का अवयव का बात करेगा, तो सेट का अवयव जो होता है मंझली कोष्ठ के अंदर जितना भी संख्या या वस्तु लिखा हुआ रहता है जिसको हम जमा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उस सेट का अवयव कहते हैं। जैसे सेट बी है, सेट बी का अवयव कौन हो गया? ए बी सी हो गया। सेट बी का अवयव कौन है? ए बी सी है ना। सुपरिभाषित का मतलब समझ ही गए, सभी वस्तु का गुण जो है अलग अलग होना चाहिए। समुच्चय में हमेशा मंझली कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम हो गया समुच्चय शब्द का खोज किसने किया, तो आपको मालूम है समुच्चय शब्द का खोज जर्मनी गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया। इन किस समय किया गया? तो समुच्चय शब्द का खोज जो है त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय किया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको अभी हम बताएं समुच्चय का अवयव, सेट का अवयव। सेट का अवयव क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या होता है ना। तो जिस संख्याओं को संग्रह करके सेट को हम बनाते हैं, जिस संख्या को जमा करके हम सेट को बनाते हैं उसी को हम कहते हैं समुच्चय का अवयव। जैसे कि ए है, ए एक सेट है। ठीक है। इसके में अंदर ए है, बी है और सी है, तो सेट ए का अवयव हो गया ए बी सी। सारा बात आपको लिख दिया गया है। यहाँ पर सेट बी है। ठीक है। तो सेट बी का अवयव कौन है? 1 2 3 4। तो अवयव हमारा हो गया 1 2 3 4, यानी कि मंझली कोष्ठ के अंदर जो जिसको जिसको हम लिखेंगे वो सब हमारा क्या कहलाएगा? सेट का अवयव। यहाँ पर ये भी बात लिख दिया गया है कि समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। आपसे पूछेगा समुच्चय के अवयव को सूचित कैसे करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है। समुच्चय में किस कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, तो मंझली कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को सूचित किससे करते हैं, तो समुच्चय को सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी ABCD के बड़का अक्षर से। समुच्चय का खोज किसने किया, तो समुच्चय का खोज जर्मनी गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय किया था। इतना बात आपको सेट से रह गया। ठीक है। अब बाकी जो है देखिए, बाकी और जो बात जो आपको मैं बतलाने वाला हूँ अगले वीडियो में मैं आपको ला कर देंगे। आज फर्स्ट क्लास आपको इंट्रोडक्शन हुआ, आप लोग कॉपी थ्योरी का बहुत बढ़िया से बना लीजिए। डेली आपको एक वीडियो आपको मिलेगा, है ना। डेली मिलेगा एक वीडियो जो 11th क्लास का होगा। हम NCERT बुक को फॉलो करेंगे और NCERT के अकॉर्डिंग जो है आपको मैं सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फुल्ली कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब बात रहा कि सर सेट सेट जो आप बता रहे हैं, अब सेट का परिभाषा अगर आपको हम सेट के बारे में समझा दिया कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है, आपने समझ गया सर सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछेगा, अगर आपको इस प्रकार से दिया गया है तो आप बता सकते हैं कि हमारा सेट है, ये सेट ए है। अगर हम बात करें तो ये सेट हमारा बी है।
ठीक है, ये इस प्रकार से सेट है। आपसे पूछेगा समुच्चय है कि नहीं। अगर हम ए लिखें इसमें 1 2 3 और फिर 2 और 1 लिख दें, क्या इसको हम सेट बोलेंगे? क्या इसको हम समुच्चय कह पाएंगे? तो ये समुच्चय हमारा नहीं है, इसको हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका अवयव सुपरिभाषित नहीं है। इसका अवयव जो है सुपरिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है अवयव सुपरिभाषित? अवयव सुपरिभाषित नहीं है, अवयव सुपरिभाषित नहीं है। सर जी कैसे नहीं सुपरिभाषित है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो भी अवयव एक बार पहले से लिखा गया है उसको पुनः रिपीट किया गया है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, हमारा सेट नहीं होगा। आपसे और पूछेगा, देखिए आपसे और पूछेगा कि बताओ, आपसे इस प्रकार से कुछ पूछेगा, आपसे पूछेगा इस प्रकार से कि बताइए अगर भारत के, क्या पूछेगा, भारत के सबसे अच्छे, भारत के सबसे अच्छे, भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट, क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्रिकेट खिलाड़ियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्या इसको हम सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखिए तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अगर जवाब सबका एक ही जैसा आएगा तो उसको हम सेट बोलेंगे। अब पूछेगा आपसे कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, भारत में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे अच्छा है ना? तो देखिए ऐसा कोई है नहीं कि जो खिलाड़ी सब आप कह सकते हैं कि यही सबसे अच्छा है। अगर मान लिया जाए कि अगर आप विराट कोहली का फैन है तो आप विराट कोहली को सबसे अच्छा कहिएगा कि सबसे अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली है। या कोई धोनी का फैन है तो कोई कहेगा धोनी जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है ना? तो सबका चॉइस पर है, सबको पसंद पर है, यानी कि कोई ऐसा मापदंड नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं है जो बता सकता है कि सबसे बढ़िया कौन है। तो इस कंडीशन में ऐसे संग्रह को हम सेट नहीं कहते हैं, इस सेट हमारा नहीं है। क्यों नहीं है सेट? समझिए बात को, सेट नहीं है, क्यों नहीं सेट है आपको समझना है। क्योंकि इसका अवयव जो है सुपरिभाषित नहीं है, सही ढंग से नहीं है, इसका सही आंसर सभी को पता नहीं कि कौन सबसे अच्छा है। ठीक है, अगर कोई मैच में चल गया अच्छा तो उसको अच्छा कहेगा, दूसरा मैच में वो नहीं चला, अच्छा रन नहीं मार पाया तो उसको बोलेगा फलना खिलाड़ी खराब है। जबकि ऐसा बात नहीं है। आपसे कुछ पूछेगा बताओ, भारत के विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, विश्व के, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, क्या इस सेट होगा कि नहीं होगा? विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह आपको बताना है, क्या इसको हम सेट बोलेंगे? विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह क्या सेट होगा? तो आपको जानकारी में होना चाहिए, आपको जानकारी में होना चाहिए कि विश्व के सुंदर लड़की, दुनिया में कौन सा लड़की जो है सबसे ज्यादा सुंदर है, ये भी बताना संभव नहीं है। अगर मान लें किसी को काजल अगवानी पसंद पड़ रहा है, तो किसी को अमरपाली पसंद पड़ रहा है, तो किसी को कोई और पसंद पड़ रहा है, तो ये भी कौन लड़की सबसे ज्यादा सुंदर है ये भी बताना बड़ा मुश्किल काम है ना? क्योंकि सबका पसंद अलग अलग है ना? कोई ऐसा मशीन नहीं कि जो बता सकता कि हाँ ये लड़की सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो आपको विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह क्या सेट होगा? तो इसको भी हम कह सकते हैं कि सेट नहीं है, सेट नहीं है। क्योंकि आपसे अगर 10 आदमी से पूछिएगा कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है ना, 5 या तो 10 को हीरोइन का नाम बता दीजिए, इसमें पूछिएगा सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो देखिएगा सबको पसंद अलग अलग होगा, उसी के अनुसार सबका जवाब होगा। यानी कि यहाँ पर जो है सुपरिभाषित नहीं है, सबका आंसर एक जैसा नहीं है, और जब तक सबका आंसर एक जैसा नहीं होगा वो आपका सेट नहीं होगा। आपसे और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, आपसे पूछा जा सकता है कि जे से शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले, होने वाले महीनों का नाम, शुरू होने वाले माह के नाम का संग्रह। अब बताओ यह क्या सेट हुआ कि नहीं होगा? तो इस सब इसका जवाब सही दे सकता है, इसका जवाब सही दे सकता है, क्योंकि सब जानता है कि जनवरी होता है जैसे, जून होता है जैसे, जुलाई होता है जैसे, है ना? इस किसके बाद और कोई नहीं होता है, तो इस सब का जवाब जो है फिक्स है, क्योंकि 12 महीना में से ही आपको चुन के बताना है 2-3, तो इसका फिक्स जवाब होगा कि नहीं, जनवरी है, जून है, जुलाई है, और तो कोई जे से होता नहीं है। तो यहाँ हमारा सबका आंसर सेम आएगा। तो जे से शुरू होने वाले महीन माह के नाम का संग्रह पूछेगा तो ये आपका सेट हो जाएगा, ये आपका सेट होगा, ये आपका सेट होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन, आपसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्या हम इसको सेट कह पाएंगे?
100 से कम। तो जो भी विद्यार्थी जी गणित पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि सर जी 100 से कम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और 99 तक जाता है, यानी 1 से 99 तक ही प्राकृत संख्याओं का संग्रह होगा। तो इसलिए सबका जवाब इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सब बता सकता है ना। अब बताओ, सुंदर वाला नहीं बता सकता है सब? कौन विद्यार्थी अगर तुमसे कहे कि बताओ कौन जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक है दुनिया में, ये भी बताना बड़ा मुश्किल है, तो इसका जो है सेट नहीं होगा। सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह सेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह इस सेट हो जाएगा, क्योंकि सब जानता है कि 100 से कम प्राकृत संख्या कौन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट का, उसके बाद किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितने विधि से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अगले क्लास में उसका हम चर्चा करेंगे।